हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस का जो सेक्शन है उसे हम क्या करेंगे, कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑब्वियस है सीपीयू। सेकंड क्वेश्चन, इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज ऑफ व्हिच जनरेशन। तो इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो आपका सेकंड जनरेशन का है। द आंसर वुड बी बी। मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर। तो मैक्सिमम जो मेमोरी साइज है थर्ड जनरेशन के माइक्रोप्रोसेसर का वो होगा 16 MB। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सीपीयू ऑन सिंगल चिप इज कॉल्ड। अगर सिंगल चिप में सीपीयू को इंसर्ट किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये तो इजी था। मोस्टली क्वेश्चन जो आए थे पिछले साल वो काफी, पिछले वाले एग्जाम में काफी इजी आए थे। ठीक है, कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो है अंतर है, यहाँ सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, बट यहाँ पे कह रहा है कि आपका कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप, तो मैं कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। 76, which of the following is used for playing video games। ये तो बहुत बच्चा क्वेश्चन था, ये ऑब्वियस है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉयस्टिक। ठीक है, वो तो माउस लगाएंगे, बट आप अगर सही से पढ़ोगे तो देखोगे वीडियो गेम प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर, ब्लैंक इज यूज्ड टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। ऐसा सॉफ्टवेयर स्टोर करता है जो कि अपडेट नहीं होता। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा रोम। रोम में ऑब्वियस है, जो बायोस में सॉफ्टवेयर लोड होते हैं वो आपको अपडेट होते नहीं है, मशीन के साथ ही बन के आते हैं। Which of the following contains a laser। इनमें से कौन सा है जिस जो कि लेजर को यूज करता है, तो सीडी ड्राइव करता है। ठीक है, रैम तो करता नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी आपको लेजर को यूज नहीं करता। ठीक है, तो आपको कौन सा करता है, सीडी ड्राइव करता है। 79 क्वेश्चन नंबर, a computer program that converts an assembly language program into equivalent machine language program is called। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि आपके असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करते, उसे कहते हैं हम लोग असेंबलर कहते हैं। ठीक है, कंपाइलर पता ही आपको, पूरे एक प्रोग्राम को क्या करता है, सिंगल लाइन में सिंगल टाइम में कंपाइल करता है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, a computer program that converts high level program into equivalent machine language program। जिनमें कौन सा है जो कि आपके हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, दैट इज द आंसर विल बी कंपाइलर। 81, a computer program that translates high level language program into machine language program statement by statement, तो अब इसका आंसर होगा इंटरप्रेटर। क्वेश्चन 82, which of the following is not an operating system। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑरेकल आपका डाटाबेस है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83, सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। ए सॉफ्टवेयर जो कि किसी कंप्यूटर हार्डवेयर में रन करता है और एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप कहिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ये सब आ जाता है, ओएस और एप्लीकेशन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आपका ओएस। ठीक है, सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, बट ओएस एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, बाकी प्रोग्राम्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि बाकी प्रोग्राम्स रन कर सके।
84 which of the following is not a system tool, इनमें से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्कैन डिस्क, ठीक है, सिस्टम टूल है। सिस्टम क्या करता है, आपको स्कैन करने का काम करेगा। फॉर्मेट भी क्या है, सिस्टम टूल है। फोल्डर आपका सिस्टम टूल नहीं होगा, ठीक है। uh, 85 क्वेश्चन नंबर, the key or keys used to delete a file without allowing it to store in its cycle bin, मतलब जब हम अपने मेमोरी से डायरेक्टली क्या करते हैं, या कर सकते हो कि परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो इसका आपको ऑप्शन होगा शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। 86 द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर, तो सब यहाँ पे कह रहा है कि कौन से तीन मेन कंपोनेंट है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का, तो आपको हो जाएगा मेमोरी, सॉरी मेमोरी है, मेमोरी, सीपीयू और आईओ, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस हो गया, सीपीयू हो गया और मेमोरी, ठीक है। मेन कंपोनेंट जब आईपीयू कंपोनेंट पढ़ते हैं हम लोग, वैसी है। FFF would be the last memory location in the memory size of in memory of size, तो FFF जो है, ठीक है, ये किस मेमोरी साइज का लास्ट मेमोरी लोकेशन होगा, इसका आंसर होगा 64K का, ठीक है। आप ध्यान दोगे ये अगर, तो FFF जो है, आप अगर हेक्साडेसिमल वे में आप चलो तो 16 होता है, 16 16 16, तो इसका हो जाएगा आपका 64K, ठीक है। अगर आप उस हेक्साडेसिमल वे में इसको कन्वर्ट कर लोगे तो इसका आंसर यही ऐसे ही बनेगा, ठीक है, कि 16 16 16 और 16। तो कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट इज मिनिमम इन, तो कह रहा है कि स्टोर करने के लिए सबसे कम कॉस्ट किसमें आपका खर्च होगा। तो अगर आप देखोगे अगर, तो कैश मेमोरी सबसे कम आपका टाइम लेता है, ठीक है, बट कॉस्ट ज्यादा होता है, रजिस्टर का कॉस्ट ज्यादा होता है। सबसे कम की बात की जा रही है, तो मैग्नेटिक टेप जो होते हैं उसका कॉस्ट सबसे मिनिमम होता है स्टोर करने, बट अगर टाइम की बात होती तो इसका आंसर कुछ और हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, तो टेरा का मतलब क्या होता है, 1 टेरा मीन्स का मतलब क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 40, ठीक है, सिंपल आंसर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी, इनमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हमेशा मेन मेमोरी में मौजूद रहता है, तो असेंबलर रहता नहीं है, लिंकर भी नहीं रहता है, ऑप्शन आपका होगा लोडर, ठीक है। लोडर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके बायोस में जितने प्रोग्राम्स है उसको क्या करता है, बूटिंग के वक्त लोड करने का काम करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 91 में, ठीक है। तो कह रहा है द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, मतलब ये जो क्वेश्चन है वह प्रीफिक्स में, इसको चेंज करना है आपको पोस्टफिक्स में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको चेंज करने के लिए पोस्टफिक्स में, आपको प्रीफिक्स को चेंज कीजिए इनफिक्स में, और उसके बाद क्या कीजिएगा, पोस्टफिक्स में चेंज कीजिएगा। जो आप चेंज कीजिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका AB प्लस CD माइनस एस्ट्रिक, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 92, तो which data structure is used to convert infix notation to postfix notation, तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है जो इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का काम आता है, उसका सिंपल आंसर स्टैक, ठीक है। 93 data structure in which data are added at the rear and deleted from the front, तो डाटा स्ट्रक्चर जिसमें कि आपका डाटा ऐड कहां से होता है, रियर से, और डिलीट होता है कहां से, फ्रंट से, तो आपका किसमें होता है, वो आपका होता है क्यू में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूजेस, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करता है। लिफो का हो गया आपका स्टैक के लिए लास्ट इन और फर्स्ट आउट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। डाटा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजेस, तो ऑब्वियस वो क्यू फीफो था, ये क्या हो जाएगा आपका लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 96, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर, एक कंस्ट्रक्टर को कब कॉल किया जाता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट होता है क्रिएट, जब भी एक क्लास होता है क्रिएट, जब भी एक क्लास होता है डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एक ऑब्जेक्ट होता है क्रिएट, तब कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल हो जाता है। इसका आंसर होगा 96 का ए। बात है क्वेश्चन 97 में, ठीक है। यहाँ कह रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन ए C++ आर ब्लैंक बाय डिफॉल्ट,
तो जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 98, ये कहता है इन सी प्लस प्लस ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास आर ब्लैंक बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, ये होगा आपका प्राइवेट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया गया है, यहाँ पे मेंबर्स किया गया है, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्लास किया गया है और यहाँ पे स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है, तो अंतर है यहाँ पे। तो यहाँ कह रहा स्ट्रक्चर में जो है जितने मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपके होते हैं आपका पब्लिक, ठीक है, और जो क्लास में होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं प्राइवेट। तो इसमें कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कई बार। 99, इन सी प्लस प्लस व्हाट डज ए क्लास होल्ड। सी प्लस प्लस में क्लास क्या होल्ड करता है, ठीक है, तो इसका आंसर है डाटा एंड फंक्शन, ठीक है। 100, द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज, ठीक है, कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, तो वो होते हैं आपके, आंसर 3 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101, which of the following is used to define the members of a class externally in C++। एक्सटर्नली अगर आपको क्लास को डिफाइन करना हो, ठीक है, क्लास के मेंबर को डिफाइन करना हो तो कौन सा यूज करते हैं, तो हमको आता है बी नंबर, दैट इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं बी नंबर को, तो इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। 102, द कॉन्सेप्ट ऑफ C++ इज यूज्ड टू रीयूज द रिटन कोड। अगर बात आती है एक ही कोड को जो लिख दिया उसको रीयूज करने के, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, जब हमने एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, होगा पॉलीमॉर्फिज्म। और इनकैप्सुलेशन एक फीचर है सी प्लस प्लस पर, जिसमें क्या करते हैं, डाटा को हाइड करने का काम करते हैं। 103, क्या कह रहा है, ये आपको प्रोग्राम दिया हुआ, इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर लिया है आई, असाइन किया वैल्यू 10, वाइड मेन, इसके अंदर आई है 20, आई 30, प्रिंट एफ करेगा %d आई, और स्कोप यहाँ पे लगाया है एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 और 10, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस काम करेगा, देखिए ये %d है, तो ये जो %d है ये वाला, ठीक है, ये जो %d है पहले वाला, ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, इस वाले आई को कॉल करेगा, तो ये 30 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे लगा दिया स्कोप रिजोल्यूशन लगा दिया आई के साथ, मतलब ये जो ग्लोबल वैल्यूएबल आपका डिफाइन हुआ है, इसको क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेस करने का काम करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, इस आई की वैल्यू हो जाएगा 10, इसका आंसर होगा 30 और 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। 104 कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो इनलाइन फंक्शन है उसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, तो इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन, तो बिल्कुल सही है। इट स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इट डिक्रीज द कोड साइज, ये भी नहीं होगा, जिसका सिंपल ऑप्शन होगा ए, इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन। बात है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आउटपुट क्या हुआ, तो पहला इंटीजर a इक्वल टू 5 है, सी आउट फर्स्ट, यहाँ पे आपका लगाया है शिफ्ट ऑपरेटर, और फिर आपका है सेकंड, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीन ऑप्शन हम लोग का मेजर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। ऑपरेटर इसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। सी तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट में आपका ये पक्का है कि फर्स्ट ही प्रिंट होगा, ठीक है, तो सेकंड तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। अब बच गया यहाँ पे ए और बी। तो पहला कहता है फर्स्ट 52 सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, बट 52 मतलब ये तब प्रिंट होगा जब ए को प्रिंट करे, ठीक है, और फिर आपका 2 को प्रिंट करे। ये कब होता, ये तब होता अगर यहाँ ये जो आपका पैरेंथेसिस है वो लगा नहीं होता, उस केस में फिर भी यहाँ, और साथ में यहाँ पे क्या होता, 2 पे 2 जो है एक स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे होता, या फिर अगर सिंपल होता तो भी आता, बट ये तब काम करता, बट क्योंकि ये पैरेंथेसिस के अंदर है तो ये एक शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे ए तो होगा नहीं, ठीक है। अब बच गया बी, फर्स्ट 20 सेकेंड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट है और सेकेंड है, ठीक है।
तो फर्स्ट और सेकंड जब है तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड तो सही है, बट 20 कैसे आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 5 जो है ना, यहाँ पे जब भी कोई वेरिएबल जाता है वो तो हमारा आ जाता है एज ए इंटीजर, हम पुट करते हैं, बट मशीन क्या समझता है? मशीन को समझता है एज ए बाइनरी नंबर। तो बी को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा बाइनरी इसके इक्विवेलेंट में, और फिर उसके 2 डिजिट क्या करेगा? वो शिफ्ट कर देगा। तो दो डिजिट से शिफ्ट करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा बैंड, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक होप आपको शिफ्टिंग कैसे होता है पता होगा, तो आप शिफ्टिंग करके देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी। अब आते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में 106। सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर। सी आउट का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा है कॉमन आउटपुट, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज 107। ये कहता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे कहते हैं हम लोग प्रोग्राम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है? सिस्टम फ्लो चार्ट नहीं, प्रोग्राम फ्लो चार्ट नहीं, ये भी नहीं होता। एल्गोरिथम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, तो ये बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम जब बनाते हैं तो हम एक एल्गोरिथम को ही क्या करते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखने का काम करते हैं। 109। द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी। एक सा टोपोलॉजी जिस पे कि काफी ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, जिसका ऑप्शन होगा मेस। क्योंकि स्टार में अगर आपका सेंटर जो आपका नोड है वो अगर आपका खराब हो गया, जिस सेंटर सर्वर कहते हैं हम लोग, वो खराब हो गया तो सबको सब आपका बैठ जाएगा। रिंग में भी वो प्रॉब्लम है, अगर एक भी खराब हो गया, ठीक है, तो बाकी सब क्या होंगे? काम करना बंद कर देंगे। मेस में क्योंकि हर एक नोड एक दूसरे से इंटरेक्ट है, तो सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सा हो जाएगा? आपका मेस। हमारा क्वेश्चन नंबर 110। इसे कहता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। तो होस्ट टू होस्ट में क्या होते हैं आपके? एंड टू एंड कनेक्टिविटी किस लेयर में होता है? ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद, ठीक है, रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं जिसमें कि आपके हर एक टॉपिक से जुड़े हुए, ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन, साथ में एमसीक्यू, पार्टिकुलर टॉपिक का एमसीक्यू जो है वो भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हो वो सारे वीडियो आपके पास पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वक्त पे आप तक ये सारे वीडियो पहुंच जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द ब्लैंक मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेज होगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे कर दिया था। गार्बल्ड कुछ नहीं होता, गार्बेज होता है। मैसेज एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रेसिडुअल एरर रेट। मतलब हम उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं इसमें कि हम नंबर ऑफ लॉस्ट या गार्बेज मैसेज को, ठीक है, हम लोग काउंट करने का काम करते हैं, तो इसे कहते हैं रेसिडुअल एरर रेट कहा जाता है। 12। इस पूरे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन था पिछले बार में जिसमें कि थोड़ा सा आप वहां पे अटक सकते हो, और मुश्किल क्वेश्चन था वो तो वन टाइम क्वेश्चन था, बस देखो और टिक करो। ये रीजन था कि पिछला कटअप भी काफी आ गया था। क्वेश्चन नंबर 112। A high speed communication equipment typically would not be needed for। कह रहा है कि किस चीज के लिए बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन का जरूरत नहीं है? तो ईमेल के लिए बिल्कुल उतना हाई स्पीड का जरूरत नहीं है। आपको अगर एक नॉर्मल स्पीड में है, ठीक है, तो भी आप ईमेल भेज सकते हो। ट्रांसफरिंग लार्ज डाटा जरूरत है, और सपोर्टिंग कनेक्शन बिटवीन नोड, जिसमें भी हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ईमेल में उतना हाई स्पीड की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। तो इसमें कहता है ए ब्लैंक टोपोलॉजी यूजेज अ सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइस टुगेदर। कौन सा टोपोलॉजी जो एक सिंगल कनेक्शन से क्या करता है? आपके सारे डिवाइस को जोड़ने का काम करते हैं। इसका आंसर होगा बस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 14। A blank is used to connect networking devices that are in a very close geographical area such as floor or a building। तो एक फ्लोर या बिल्डिंग में अगर आपको नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करना है, सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? आपका लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IP4। तो IP4 का जो साइज एड्रेस होता है वो आपका होता है 16 बिट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में जो मैक एड्रेस होता है उसका साइज कितना होता है? वो होता है 48 बिट। नेक्स्ट आता है 117, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल और माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 18, a computer virus is a software program which has the agency ability to damage data, damage program, clone itself, more than one of the above। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पिछली बार भी डाउट इरेज किया गया था, ठीक है, और इसमें डाउट होगा भी, क्योंकि कह रहा है कंप्यूटर वायरस क्या करता है, उसका मेन एबिलिटी क्या है। तो इसका ये तीनों एबिलिटी है, आपके डाटा को डैमेज करता है, प्रोग्राम को भी डैमेज करने की एबिलिटी है, साथ ही अपने को क्लोन भी करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो चाहिए होना राइट आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव, बट जो बीपीएससी ने आंसर दिया था उसका दिया था उसका क्लोन इटसेल्फ, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से वो देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से और बहुत जगह भी अगर आप देखिएगा तो जितने भी बुक्स मैंने पढ़ा है और जितना भी मैंने रिसर्च किया उसके आंसर उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर क्या था, डी होगा। बट पता नहीं बीपीएससी ने क्यों नहीं माना, ठीक है। एक बार उसने चेंज किया था तो उसने चेंज किया था इसका आंसर, बट फाइनल आंसर की निकाला उसने फिर से क्या कर दिया, उसने सी डाल दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। 119 कहता है कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट ऑदर इज कॉल्ड, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का कॉपी करना, सॉफ्टवेयर कॉपी करना बिना उसके ऑर्डर के परमिशन को कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब क्वेश्चन 120, 120 में कहता है हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन ए कंप्यूटर वायरस करप्ट। तो कंप्यूटर वायरस जो है किस पार्ट को करप्ट कर देगा जिसके बाद हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर पाएंगे? तो उसका आंसर होगा पार्टीशन टेबल। आता नेक्स्ट क्वेश्चन में, an attribute of one table matching the primary key of another table is called। तो वो एट्रीब्यूट जो कि किसी एक टेबल के प्राइमरी की को दूसरे टेबल के प्राइमरी की से जोड़ने का काम करता है, उस एट्रीब्यूट को कहते हैं हम लोग फॉरेन की, ठीक है। मैं पता है पैरेंट की का जो प्राइमरी की होता है वो आपका प्राइमरी की होता है, और चाइल्ड टेबल का जो प्राइमरी की होता है वो क्या होता है, फॉरेन की होता है। बाकी इसके बारे में जो डिफरेंस है वो हम लोग वीडियो जो इसका टोटल लेक्चर वीडियो आएगा उसमें अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, अगर टेबल का जो भी नन की एट्रीब्यूट है वो टोटली प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, तो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123, in relation database data type of values in each column of a table is called। रिलेशन database में तो डाटा टाइप ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज के डाटा टाइप जो होते हैं हर एक कॉलम में उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है डोमेन। तो अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा एक इशू था। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है इन रिलेशन डाटाबेस, किसी रिलेशन डाटाबेस में द डाटा टाइप ऑफ वैल्यूज, जो भी वैल्यूज होते हैं उसके डाटा टाइप को हम हर एक कॉलम में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर डोमेन इसलिए लगाया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज के डेटा टाइप को क्या कर रहा है, बोल रहा है। अब बहुत जगह पे लोगों ने इसका आंसर एट्रीब्यूट लगाया, उनको ध्यान में ये आया कि यहाँ पे कॉलम मैंने पूछ रहा है, अगर कॉलम मैंने पूछ रहा होता तो ऑब्वियस हम इसका एट्रीब्यूट लगाते हैं, बट क्या इसका लैंग्वेज आप पकड़िएगा, ठीक है। मुझे भी क्वेश्चन को पकड़ने में 2 बार टाइम लगा, तब मैंने इसको देखा कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन रिलेशनल डेटाबेस डाटा टाइप ऑफ वैल्यूज, मतलब वैल्यूज की डाटा टाइप है हर एक कॉलम में, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। अगर पूछता कि कॉलम को क्या जाता है तब तो मैं आंसर इसका एट्रीब्यूट ही होता, ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा, डोमेन होगा, क्योंकि इसके आपके जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं कॉलम में उसके डेटा टाइप को क्या कर रहा है, पूछने का काम कर रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 124, इन रिलेशन डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ रिलेशन, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ रिलेशन, ठीक है, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, which of the following SQL command is used to change the attribute value of one or more row in a table? कौन सा SQL कमांड जो है वो
जो भी वैल्यू होते हैं, ठीक है, चेंज द यूज टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू, मतलब जो एट्रीब्यूट होंगे उस वैल्यू को चेंज करने के काम आता है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका अपडेट। 126, टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटाबेस, तो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए सिंपल सा जो कमांड है वो आपका सिलेक्ट कमांड, उसका यूज किया जाता है। आते हैं 27, which of the following SQL command is used to modify the structure of table। जब बात करती है, हम कर यहाँ पे कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेबल के, तो टेबल के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग का आता है DDL कमांड, तो आपका उसमें आपका आता है अल्टर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा अल्टर कमांड का यूज किया जाएगा स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 128, which of the following SQL keyword is used to display data from a table based on certain pattern, ठीक है। किसी पैटर्न में अगर हमें डाटा को डिस्प्ले करना हो तो कौन से SQL कीवर्ड का यूज करेंगे, तो उसका होगा लाइक, ठीक है। इन और बिटवीन नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, लाइक होगा। आते क्वेश्चन नंबर 29, डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन इन रिलेशन डाटाबेस आर 4 and 3। कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ कार्डिनलिटी है वो क्या है, 4 और 3 है। इफ 3 attributes and 4 tuples are added to relation, अगर हमने इसमें 3 एट्रीब्यूट ऐड कर दिया और 4 टपल ऐड कर दिया तो इसका कार्डिनलिटी और डिग्री क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, चीजों को बदला गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि डिग्री और कार्डिनलिटी है किसी रिलेशन का, मतलब टेबल का, वो क्या है 4 और 3, मतलब डिग्री मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम, और कार्डिनलिटी हुआ नंबर ऑफ रो। तो कॉलम कह रहा है 4 और रो कह रहा है 3 है। अब उसमें अगर 3 एट्रीब्यूट ऐड किया गया, 3 एट्रीब्यूट मतलब क्या हो गया, 3 कॉलम हो गए, मतलब 7 कॉलम टोटल हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है अगर हम इसमें 4 टपल ऐड करते हैं, 4 टपल मतलब 4 रो हो जाएगा, तो टोटल हो गया 7 रो, ठीक है। तो उस केस में कार्डिनलिटी और डिग्री क्या हो जाएगा, तो 7 कॉलम में 7 रो, तो आंसर होगा 7 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, which SQL command is used to remove a table from a database। डाटाबेस से अगर टेबल को रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डिलीट ड्रॉप इरेज, देखिए यहाँ पे अगेन टेबल को रिमूव करने की बात की जा रही है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो जब भी स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात आएगी तो हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं आपका DDL कमांड। DDL में आपका आता है ड्रॉप, जिसका यूज किया जाता है टेबल को ड्रॉप करने के, टेबल को रिमूव करने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, the register that contains the address of next instruction to be executed is called। वो रजिस्टर जिसमें कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मौजूद होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रोग्राम काउंटर। 32, the register that contains the instruction that is being executed, मतलब जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने उसका एड्रेस, जिस या उसका इंस्ट्रक्शन जिस रजिस्टर में रहेगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अगेन प्रोग्राम, सॉरी उसे कहते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर तो मेरा ऊपर का हो गया, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। 133, the register which holds the address of location of memory to and from which data are to be transferred, मतलब वो रजिस्टर जो कि उस डेटा का एड्रेस लिखने का काम करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग मेमोरी से ले रहे हैं, तो उसका हो जाएगा आपका आंसर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बात है इस क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 134, a storage device used in to compensate the difference in flow of data, वो स्टोरेज डिवाइस जो कि आपके फ्लो ऑफ डाटा का फ्लो का क्या करता है, कम करने का काम करता है, उसे कहते हैं बफर। क्वेश्चन नंबर 35 है 135, दैट इज मेमोरी इन व्हिच any location can be reached in a fixed amount of time after specifying its address। मेमोरी जिसमें कि हम लोग एड्रेस को स्पेसिफाई करने के बाद, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद पहुंचते हैं, उसे कहते हैं हम लोग, तो आपको हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। 136, if x 5 6 7 8 plus 2y x 5 8 equal to
71yx8। तो ये एक ऑक्टल आपका डेसिमल है। तो इसको आपको सॉल्व करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो इसमें आपको x और y का वैल्यू पता करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे उसको ऑक्टल फॉर्म में क्या करोगे, चेंज करोगे सबसे पहले। तो ऑक्टल फॉर्म में चेंज करने के बाद जिसका आंसर आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा आपका 4 और 3। ठीक है, तो ये आपको देख सकते, इसको अगर ऑक्टल नंबर में चेंज करने जाओगे ना बाई आपका एक्सपेंडेड मेथड, तो आपको बहुत टाइम चल जाएगा। तो इससे सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप इसको ऑप्शन से यूज करो। ठीक, ऑप्शन में आप पुट करो और उसे सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें भी आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, बट पहले वाले से क्या होगा, थोड़ा जल्दी होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 और 3। The range of the number that can be represented in 8 bit using 2's complement representation। ठीक है, रेंज ऑफ नंबर जो कि हम लोग 8 बिट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो जिसमें हम 2 बिट कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 128 -128 से लेके 127 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, 11x1y, अगेन ये भी ऑक्टल है और इसको चेंज करना है आपको हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इसमें पता करना है आपको x और y की वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व, इसमें क्या करना होगा आप, वही सिंपल तरीका है कि इसमें भी आपको एक्सपेंडेड मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका हेक्साडेसिमल कोड है। तो अच्छे से क्या होगा, डेसिमल कोड में चेंज हो जाएगा और उसके थ्रू आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अगेन इन सब के कन्वर्जन का जो प्रॉपर वीडियो है ये मैं आपके साथ लिए लेकर आऊंगा। 139, which of the following 4 bit number equals is 2's complement। इनमें से कौन सा जो है, ठीक है, 4 बिट नंबर है और उसके 2's इक्वलेंट हम करेंगे तो उसके बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1000। इसका अगर 2 कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका 2 कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इसी के इक्वल होगा। आता क्वेश्चन नंबर 140, the number of ones in the binary representation of the value of decimal expression। मैं इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा उसमें नंबर ऑफ एन 1 कितने बार आएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 मतलब बी होगा, दैट इज 9। ठीक है, 41, द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y, इसका बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका x और y। सॉल्व करोगे इसको आप तो आपको पता चल जाएगा। अगेन 142, द बूलियन एक्सप्रेशन ab प्लस ab डैश प्लस a डैश c प्लस ac, तो इसका भी आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 142 का बी। ठीक है, अगेन ये जो भी कन्वर्जन हो रही है इन सब का प्रॉपर वीडियो, ठीक है, जल्दी चैनल पर आने वाला है। तो आप सब चैनल के साथ बने रहें ताकि इन सब का प्रॉपर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 143, द बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी सी इक्वल्स, इसमें a प्लस बी सी का इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा c, a प्लस बी और a प्लस सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज 144, द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई विल बी इक्वल टू, इसमें बूलियन एक्सप्रेशन इसमें x प्लस एक्स वाई की वैल्यू होगा तो इसके वैल्यू किस आंसर होगा, इसका आंसर होगा x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर भी ए ही होगा, दैट इज x होगा इसका आंसर। आते हैं 146, इफ x इज ए बूलियन वेरिएबल देन x डैश, इस x का कॉम्प्लीमेंट फिर इसका कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कैसे बनेगा, ठीक है, तो मैंने कहा ही आपको कि प्रॉपर वीडियो आएगा जब इसका सॉल्यूशन का प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर इसके सॉल्यूशन करने आएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें इन सब के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब आते हैं 147, in two valued boolean expression the maximum number of boolean function for two variable will be, करेक्ट, दो वैल्यू इन टू वैल्यू boolean algebra, अगर boolean algebra इसमें दो वैल्यू यूज किया गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ boolean फंक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दैट इज 16। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 148, अगेन इसको भी हम सॉल्व करना पड़ेगा, ये boolean फंक्शन है। ठीक है,
तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा f इजिकल टू c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो नैंड गेट जो है ये आपको इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, 150 लास्ट क्वेश्चन है ये। तो द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन f। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितना लगेंगे, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे इसमें कितना आएगा, आंसर 4 आएगा। इसमें हम लोग 4 नैंड गेट लगाकर इस फंक्शन को इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, सॉल्व होने का काम करेंगे। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में लगातार इस चैनल पे बीपीएससी और जितने भी ऐसे टीचर एग्जामिनेशन है जहाँ पे कि कंप्यूटर आ रहा है उसके लिए प्रिपरेटरी वीडियोस आती रहेंगी रेगुलर। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।